तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से तो मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। लेखिका सहयोगी स्वभाव की थी। जब उन्होंने देखा कि उनके दोस्त थक गए हैं तो उनका किट भी ले जाना चाह रही थी, लेकिन की ने उन्हें अपना किट ले जाने नहीं दिया और वहीं बैठकर उन्होंने एक साथ चाय इत्यादि पी। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। ऊपर इतनी ठंड होती है कि पानी भी जम जाता है, तो बर्फ जमी हुई थी जिसे पिघलाकर इन्होंने चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदौर्जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। तो अब इनकी योजना थी, एक ही दिन में जाना था। अंगदौर्जी के साथ इन्होंने जाने की योजना बनाई थी कि एक ही दिन में जाएंगे और वापस भी आएंगे। तो सुबह करीब 5:30 बजे अपने तंबू से ये और अंगदौर्जी जाने के लिए निकल पड़े। अंगदौर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे हो जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर साउथ कोल पर वापस आना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। अब अंगदौर्जी के साथ क्या था कि वह वजन ज्यादा लेकर ऊपर नहीं चढ़ पाता था, उसके पैर सूज जाते थे, तो बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। इसीलिए उसने लेखिका से निवेदन किया कि दीदी, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ और मैं थोड़ा तेज चलूंगा और जाकर बिना ऑक्सीजन के ही जाऊंगा और जल्दी से वापस भी आ जाऊंगा। अगर आप मेरे साथ चलना चाहती हो तो चल सकती हो। लेखिका ने भी स्वीकार किया कि अब इस अभियान को खत्म करना है और वो अंगदौर्जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी। एक ही दिन में मैं साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। श्रम साध्य का मतलब है बड़ा मेहनत का काम था। इसके अलावा यदि अंगदौर्जी के पैर ठंडे पड़ जाते तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदौर्जी पर विश्वास था और उसके साथ में उसके आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। वो कहती है कि उसके साथ जाने में मुझे डर ये लग रहा था कि अगर ऊपर उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके पैर सुन्न हो गए, ठंडे पड़ गए या चलने की उसमें ताकत नहीं रही तो लौट कर कैसे आऊंगी, मैं तो उसे ला भी नहीं सकती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास था कि उसके साथ वह अपने आप को संभाल लेगा। उसकी आरोहण की क्षमता और कर्मठ कहते हैं लगन को, उसके लगन की भावना के बारे में मैं पूरी तरह से आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सब आराम आराम से चढ़ाई करना चाहते थे। लेखिका और अंगदौर्जी ने ही योजना बनाई थी कि वे दोनों ही उस दिन जाएंगे। सुबह 6:20 पर जब मैं अंगदौर्जी के साथ साउथ कोल कैंप से बाहर निकली तो दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर कहते हैं जो सूट पहनते थे, पर्वतारोहण का जो सूट होता था, कपड़े होते थे, मैं अपने आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अब इन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी करना है तो ये सारी चीजें कम करनी पड़ेंगी, तो रस्सी के बगैर ही ये चढ़ रहे थे। अंगदौर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। निश्चित गति माने एक कंसिस्टेंसी थी उनके चढ़ने में। जल्दी जल्दी वे चढ़ रहे थे, न डर रहे थे, न घबरा रहे थे, न थक रहे थे। लेखिका कहती हैं मुझे भी उनके साथ चढ़ने में कोई खास कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम बड़ी सावधानी से सोच समझकर रखा था। जमे हुए बर्फ की चट्टानें देखिए कितनी सख्त थी, भुरभुरी थी, शीशे की चादर की तरह थी, पैर फिसल सकता था। बड़ी कठिनाई से यहाँ पर चढ़ पा रहे थे। 2 घंटे से कम समय में हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि पहले वाले तो 4 घंटे में पहुंचे थे, लेकिन हम तो 2 घंटे में तो यहाँ तक पहुंच गए और ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत जल्दी ही चोटी पर भी पहुंच जाएंगे।
लाहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे। वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी देर चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी केवल अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। एक दूसरे की सहायता कर रहे थे, एक दूसरे को सहयोग देते हुए चल रहे थे। लाहाटू ने ध्यान दिया कि मैं ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरी रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, आपूर्ति कहते हैं सप्लाई को, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। लाहाटू ने महसूस किया कि ये 4 लीटर ऑक्सीजन इन्हें लगानी चाहिए, जबकि ये 2.5 लीटर की दर से लगा रही हैं। तो उसने ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई और अब लेखिका को आसान लगने लगा, क्योंकि अब उन्हें पूरी ऑक्सीजन मिल रही थी। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। नीचे से देखा था ना उसने, जो बर्फ का फूल लग रहा था, प्लूम लग रहा था, अभी उस स्थिति पर पहुंच गए थे, उस जगह पर पहुंच गए थे। भुरभुरे कहते हैं जैसे बालू रेत होती है जिसके अलग अलग कण दिखाई देते हैं, ऐसे बर्फ के भुरभुरे कण जो थे चारों ओर उड़ रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। दृश्यता शून्य का मतलब होता है कुछ भी दिखाई न देना, जैसे कोहरे में होता है, कोहरे में कुछ नहीं दिखाई देता है, ऐसे ही यहाँ इस बर्फ के तूफान में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। देखते थे ऐसा लगता था बार बार कि अब चढ़ाई नहीं है, अब नीचे जा रहा है ढलान, लेकिन फिर लगता कि ऊपर जाना है। अचानक क्या हुआ, चलते चलते मेरी सांस मानो रुक गई। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 ये दिन था जब दोपहर को 1:07 पर यह एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। अंगदोर्जी ने इन्हें पहले ही बता दिया था कि अगर हम इसी गति से चलते रहे तो 1 बजे हम पहुंच जाएंगे चोटी पर। तो 1:07 पर लेखिका कहती है मेरी सांस रुक गई। क्यों रुक गई सांस? क्योंकि जीवन का सपना सच हो गया था। सोचती थी, कल्पनाएं करती थी एवरेस्ट पर चढ़ेंगी, और आज ऐसा मौका आ गया था। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर, शंकु कहते हैं नुकीली जगह को, एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। जब नुकीली बर्फ की चोटी ऐसी होती है जहां पर खड़े भी ना हुआ जाए, तो सबसे पहला सवाल सुरक्षा का होता है, क्योंकि अगर पैर फिसला तो जान से भी जाएंगे और जो अभियान जिसके लिए इतनी मेहनत की थी वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न था वो सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई की और अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। पहले थोड़ी सी इन्होंने बर्फ खोदी वहां पर और ऐसी जगह बनाई जहां पर ये संतुलित रूप से खड़े हो सकते थे। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। सागर माथा इन्होंने नमचे बाजार से देखा था, चोटी को देखा था, एवरेस्ट की वही सागर माथा दिख गया था। तो उसका ताज मतलब जो उसकी चोटी थी उस पर इन्होंने अपना माथा लगाया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए ये अपने साथ जो भी पूजा की सामग्री लाई थी, उन्होंने इन्हें ईश्वर को धन्यवाद देने के स्वरूप में उस बर्फ में चोटी पर जाकर इन्होंने दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का भी ध्यान आया। क्यों ध्यान आया? क्योंकि माता पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा और इस लायक बनाया कि आज ये अपने सपने को पूरा कर सकती हैं। जैसे मैं उठी, मैंने अपने 2 हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी। इनके दल के जो नेता ये दोनों ही चढ़ रहे थे, तो अंगदोर्जी जो इन्हें लेकर चले थे, तो ये कहती हैं मैंने आदर भाव से झुककर उन्हें अपना नेता माना और उन्हें भी प्रणाम किया। अंगदोर्जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया, मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई पर चढ़ने में बधाई दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाए, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेना शुरू कर दिया। इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को, थोड़ी देर बाद इनके जो साथी थे वो भी पहुंच गए और उन्होंने वहां पर अपनी फोटोएं लेना शुरू किया। कुछ समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी।
तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत खुश थे। उन्होंने बधाई देते हुए क्या कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी कहते हैं अनोखी उपलब्धि माने अचीवमेंट, मैं तुम्हारी इस अनोखी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। और वे क्या बोले, वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम एक ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। उन्होंने कहा कि अब तुम एक ऐसे संसार में जाओगी जो पीछे छोड़ा हुआ संसार, जहां बचेंद्री को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब सारा संसार तुम्हें जानता है। तो इस तरह से लेखिका ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा सपना अपनी लगन के दम पर बिना डरे हुए पूरा किया। और इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम जीवन में कुछ ठान लें, कुछ बनने को सोचें, तो जीवन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे लक्ष्य से हमें डिगा सके।